आपका आज बिहार पुलिस का दूसरा सीरीज चलने वाला है जो 100 से आगे क्वेश्चन चलेगा और इसमें आपका संविधान से महत्वपूर्ण टॉपिक, मिसलेनियस क्वेश्चंस, भूगोल से और इतिहास से भी मिसलेनियस क्वेश्चंस रहेंगे। मुझे इसमें बहुत ही संभावनाएं हैं कि इसमें से आपका 2 से 3 क्वेश्चंस जो आप कन्फ्यूजन में गलत करते थे तो वो आएगा। नीति नीति तत्व और आपका संविधान का भाग 8 भाषा पर विशेष जोर दिया गया है और उसके बाद में आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म पर भी आपका जो क्वेश्चन जहाँ से सबसे ज़्यादा गड़बड़ होता है गलती करने के लिए वो आपका जोड़ दिया गया है। तो आज चलिए चालू करते हैं आपका ये अगला सीरीज। भाई नौरोजी से क्वेश्चन पूछता है तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? दादा भाई नौरोजी 1867। चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन है कि झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? झेलम नदी का पुराना नाम आपको बताना है। झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? विस्ताता नदी। कौन सा नाम है? झेलम नदी का कौन सा नाम है आपका? विस्ताता नदी। तो ये हो जाएगा। झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? विस्ताता नदी। चलिए तीसरा क्वेश्चन लिखिए आप। रेबीज किससे फैलता है? रेबीज आपको बताना है किससे फैलता है। रेबीज आपका किससे फैलता है? बताइए रेबीज किससे फैलता है? कंचापोरे एक चुमट अटेटिक हिप्पी यानी कि विषाणु से फैलता है। विषाणु से। ये मैं ट्रिक बनाया हूँ, कंचापोरे एक चुमच अटेटिक हिप्पी, इसी में देखिए आ रहा है, इसलिए विषाणु का ये ट्रिक में। तो रेबीज किससे फैलता है? विषाणु से फैलता है। आपको बताना है अगला क्वेश्चन, हैजा किससे फैलता है? हैजा आपका जीवाणु से फैलता है। हैजा आपका किससे फैलता है? जीवाणु से फैलता है। चलिए आगे है कि आर्यों द्वारा खोजी गई पहली धातु क्या थी? आर्यों द्वारा खोजी गई पहली धातु क्या थी? आर्यों द्वारा खोजी गई पहली धातु आपका लोहा। क्या है आपका लोहा है। आर्यों द्वारा खोजी गई पहली धातु क्या है? लोहा है। तांबा इससे पहले खोजा गया था सिंधु सभ्यता में, तो इसीलिए आप यहाँ पर आर्यों द्वारा खोजी गई पहली धातु थी लोहा, इसीलिए आप तांबा नहीं लगा दिया। पहली मनुष्य द्वारा खोजी गई पहली धातु आपका तांबा था। चलिए जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था आपको बताना है। जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन है? जैन धर्म का आपको 23वां तीर्थंकर बताना है कि कौन है, तीर्थंकर कौन है। तो कौन थे आपका? पार्श्वनाथ। कौन था आपका? पार्श्वनाथ। आपको बताना है कि जैन धर्म का 22वां तीर्थंकर कौन है। इससे पहले, क्योंकि एग्जाम में 23वां और 22वां बिहार पुलिस के एग्जाम में ट्रेंड रहता है, या तो 23वां पूछता है नहीं तो 22वां पूछता है। तो आपका 22वां कौन थे? अरिष्ट नेमी। अब कौन थे आपका? अरिष्ट नेमी थे। और अरिष्ट नेमी का जिक्र भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के समतुल्य मतलब उन्हीं के मतलब समय में किया गया, इन्हीं का। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है, महावीर किस कुल से संबंधित थे? महावीर किस कुल से आपका संबंधित है? महावीर बताइए किस कुल से संबंधित है? आपका ये जायत्री कुल से थे। जायत्री कुल से। और इसी के साथ आप यह बताइए कि महात्मा बुद्ध किस कुल से संबंधित है? ये महात्मा बुद्ध, तो ये थे आपका सांख्य कुल से संबंधित थे। महावीर किससे थे? जायत्री। और महात्मा बुद्ध किससे थे? सांख्य कुल से संबंधित है। दोनों ध्यान देने योग्य बात है। महात्मा बुद्ध सांख्य, महावीर आपका जायत्री। चलिए 10वां क्वेश्चन बताइए आप। महावीर को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? महावीर को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? महावीर को ज्ञान प्राप्ति आपको कहाँ हुई थी? ये बताना है कि महावीर को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी। इनको बता वृक्ष बताइए, साल, और आपका क्या हो जाएगा? ऋजुपालिका नदी। आपको बताना है ऋजुपालिका नदी। ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आपका 11वां क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन सा था? दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद बताइए क्या था आपका? ये था अस्मक।
अस्मक। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद क्या था? अस्मक था। और आपको बताना है कि 8 महाजनपदों का एकमात्र संघ कौन था? 8 महाजन पदों का एक मात्र जनपद आपको बताना कौन है? आपका वज्जी था। और इसकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली। इसकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। चलिए आपका 13वां क्वेश्चन है कि घग्गर किस नदी के किनारे, कालीबंगा किस नदी के किनारे? कालीबंगन। कालीबंगन किस नदी के आपका किनारे है? तो कौन सा होगा? घग्गर। और ये कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। ये आप ध्यान में रखिएगा। आपको बताना है कि परमाणुवाद का जनक किसे माना जाता है? परमाणुवाद का जनक किसे माना जाता है? परमाणुवाद का जनक किसे माना जाता है? कणाद को, कणाद ऋषि को। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस और एसआई में कम से कम मतलब ये 6-7 बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन आपका। ये सब क्वेश्चन भी पूछा हुआ है 2 बार 3 बार, लेकिन ये परमाणुवाद का जनक सबसे ज्यादा बिहार दरोगा में ये क्वेश्चन पूछा गया है और बिहार पुलिस में ये पूछा गया परमाणुवाद का जनक किसे माना जाता है? तो कणाद ऋषि को। आर्यों का समाज कैसा था? आर्यों का समाज आपको बताना कैसा था? आर्यों का समाज कैसा था आपका? आपका था ये आपका था मतलब पिता सतात्मक था कि आपको आपका माता सतात्मक था? तो ये आपका पिता सतात्मक था, इसमें पिता का चलता था। लेकिन इसी को हम पिता सतात्मक भी बोलते हैं। लेकिन जो सिंधु सभ्यता था वो कैसा था? आपसे सिंधु सभ्यता पूछ सकता है। सिंधु सभ्यता आपका कैसा सभ्यता था? आपका ये माता का चलता था इसमें, यानी कि इसको मातृ बोलते थे। ये मातृ सतात्मक था, ये पितृ सतात्मक था और ये मातृ सतात्मक था। आगे बताना है आपको गंडक का पुराना नाम क्या है? गंडक नदी। गंडक नदी का पुराना नाम आपको बताना है। इसका पुराना नाम क्या है? इसका था सादा नीला। सादा नीला। गंडक नदी का पुराना नाम क्या था? सादा नीला। आपको बताना था, आपको बताना है ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से किसे जानते हैं? तो ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जानते हैं। चलिए आगे बताते हैं क्वेश्चन कि तवांग मठ कहाँ है? ये बिहार पुलिस में पिछला बार पूछा गया था कि तवांग मठ कहाँ है? तवांग मठ कहाँ है? आपको बताना है कि तवांग मठ कहाँ है आपका। तो ये तवांग मठ आपका अरुणाचल प्रदेश में। तवांग मठ आपका कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना, पाटलिपुत्र की आपका स्थापना बताना है। और किसने किया था जी? पाटलिपुत्र की स्थापना बताइए। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? उदयन ने किया था। किसने किया था? उदयन। आपका किसने किया था? उदयन ने किया था पाटलिपुत्र का स्थापना। बताना है कि अशोक के किस अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई है? किसका? धम्म की व्याख्या। धम्म की व्याख्या किसमें की गई है? तो 11वां आपका शिलालेख में किया गया है। शिलालेख। धम्म की व्याख्या। धम्म आप दोनों पैर से चलते हैं, 1 बाई 1 पैर से चलते हैं, तो आपका आवाज कैसा था? धम धम की। तो इसीलिए याद कर लीजिएगा कि धम्म का व्याख्या 11वां शिलालेख। आपको आगे बताना है 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अशोक ने किस शिलालेख में भेरी घोष की जगह पर धम्म घोष की व्याख्या की थी? भेरी घोष की जगह पर धम्म घोष। भेरी घोष की जगह धम्म घोष। आपका हो जाएगा ये चौथा में। किस शिलालेख में किया? चौथा में किया था। चलिए आपको बताना है कि अशोक ने किस अपने शिलालेख में जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए आदेश दिया था? जनता को धार्मिक जीवन।
धार्मिक जीवन आपका हो जाएगा 14वां। और आपको बताना है कलिंग युद्ध का वर्णन तथा पड़ोसी राजाओं का वर्णन किस अभिलेख में है। कलिंग युद्ध, पड़ोसी राजा, आपका ये 13वां शिलालेख में। ये 4 शिलालेख, धम्म की व्याख्या 11वां शिलालेख, भेरी घोष की जगह पर धम्म घोष 4था शिलालेख, जनता को धार्मिक जीवन बिताने का 14वां शिलालेख और कलिंग युद्ध पड़ोसी राजाओं का वर्णन 13वां शिलालेख। ये 4 शिलालेख से क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो और शिलालेख की कोई मतलब ये नहीं कि आ सकता, लेकिन ये 4 ये हॉट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, जैन धर्म का त्रिरत्न बताना है आपको। जैन धर्म का त्रिरत्न, जैन धर्म का त्रिरत्न बताना है आपको। त्रिरत्न, जैन धर्म का त्रिरत्न, जैन धर्म का त्रिरत्न आपको बताना क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान या ध्यान, सम्यक आचरण। आपको बताना है कि बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कौन सा है। बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न बताना है। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध, धम्म, संघ। ये दोनों ही क्वेश्चंस पूछा जाता है बिहार पुलिस में कि जैन धर्म का त्रिरत्न कौन सा है और बौद्ध धर्म का। तो इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि बौद्ध में यहाँ पर आपका बुद्ध, धम्म भी लगा रहेगा, संघ भी। तो धम्म का व्याख्या 11वां शिलालेख में हुआ है, तो किससे, बौद्ध धर्म संबंधित है, यहाँ से पता जाएगा। और ये अगर नहीं रहेगा तो ये दर्शन, ज्ञान और ध्यान या आचरण, ये जैन धर्म का त्रिरत्न, ये आपका पूछेगा क्वेश्चन में। अगर इतिहास का अगर अशोक से पूछा क्वेश्चन तो बिहार पुलिस में यहाँ से आपका क्वेश्चन उठाता है। नहीं तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ, उनका बचपन का क्या नाम था, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, उनका बचपन का क्या नाम था, उनके लड़का का क्या नाम था, लड़की का क्या नाम था, ज्ञान का उन्होंने कहाँ दिया था, आपको जानते हैं कि बोधगया में दिया, पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था, और दूसरा आपका सर्वाधिक उपदेश कहाँ था, सर्वास्थी, सर्वाधिक से सर्वास्थी पहला उपदेश बुद्ध ने कहा दिया था, सारनाथ में दिया था। ये सब तो आप जानते हैं, लेकिन आपको किस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा ढंग से दिमाग में आपको बैठाना है ताकि आप एग्जाम हॉल में कोई निगेटिव लेने का कोई चांस नहीं रखें। तो इसलिए आपको ये वही क्वेश्चन बताया जा रहा है कि जो क्वेश्चंस आप निगेटिव में जाने की कोशिश करते हैं। नहीं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप थोड़ा बहुत इतना तो बौद्ध जैन के बारे में जरूर जानते होंगे। चलिए आपका 26वां क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर पहले किस राज्य का गठन किया गया था, आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। तो बताना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष उस समय कौन थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष आपको बताना है। आपको राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष बताने कौन थे। तो क्या हो जाएगा था इसका, फजल अली। आपको कौन थे, फजल अली थे। आपको बताना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था। 27वां क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था। आपका राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था, 1953। अब राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम कब बना था। आपका 28वां क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम, अधिनियम मतलब एक्ट, ACT एक्ट, ये हुआ था 1956 में। एग्जाम हॉल में ये दोनों क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन रहता है 1953 और 1956। आपको जब बोलेगा कब राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था, तो 1953, और इसी आयोग की वजह से आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। तो आप ये बताइए कि क्या राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना था, एक कब आया था, 1956 में। इसलिए इस बात को ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आंसर मार दीजिए 1953, फिर गलत हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपको बताना है कि प्रथम भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, इससे संबंधित है। प्रथम भाषा आयोग के अध्यक्ष बताना है आपको कौन थे, बीजी खेर। कौन थे, आपका बीजी खेर थे।
आपको बताना कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ था। भारतीय नागरिकता अधिनियम, ये आपका लागू हुआ था 1955 में। भारतीय नागरिकता अधिनियम क्या है, इस समय लागू था कौन, 1947 के बाद में देश में कौन पाकिस्तान से आया चाहे किसी अन्य देश से आया और कौन गया, तो इसी अधिनियम का तहत में उस चीज का सोल्यूशन निकाला जाता था कि कौन देश का नागरिक होगा या नहीं होगा। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में हुआ था। भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा। भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा था। 32। ये स्पेशली बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस अनुच्छेद को, तो 32 उसमें रहेगा आपका मूल अधिकार। तो मूल अधिकार को भी संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था 32 को। क्या कहा था, आत्मा। भीमराव अंबेडकर के अनुसार से 32 इसका आत्मा होगा। चलिए, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद द्वारा कर दिया गया। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद द्वारा कर दिया गया, 18। ये आपका 18 अनुच्छेद द्वारा कर दिया गया। उपाधियों का अंत का मतलब क्या हुआ, जैसे राय बहादुर या किसी को ऐसे उपाधि दिया जाता था, तो ये उसी को अनुच्छेद 18 के तहत बंद कर दिया गया। अब जो भी उपाधि होगा राष्ट्रपति के नाम से संबोधन करके दिया जाता है। चलिए आगे है क्वेश्चन आपका कि नीति निर्देशक तत्व संविधान में किस देश से लिया गया है, तो ये आपका आयरलैंड से लिया गया। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। ये आप जानते हैं कि आप भली भांति जानते होंगे। लेकिन नीति निर्देशक तत्व में जो आपका ये अनुच्छेद होता है, उसमें से एक क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस में फिक्स रहता है, जहां से आपका ये 36 से लेकर के 51 के बीच में एक अनुच्छेद से आपका क्वेश्चन पूछता है। लेकिन क्या 36 से लेकर 51 तक में आपके सारे अनुच्छेद से पूछेगा, नहीं। आपको 6 से 7 अनुच्छेद ही आपको याद रखना है, उसमें आपका काम चल जाएगा। लेकिन उसको याद रखना ही रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन यहां से आपका जरूर बनेगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत के लिए अनुच्छेद 40। आपका ये अनुच्छेद 40 होगा। आपका 34वां नंबर क्वेश्चन हुआ, ये आपका 33वां नंबर क्वेश्चन हुआ। ग्राम पंचायत किसमें है, जिक्र इसका अनुच्छेद 40 में जिक्र है। दरोगा के लिए 36 से लेकर 51 तक टोटली याद करके रखना होता है, लेकिन बिहार पुलिस के लिए 5-6 इंपॉर्टेंट है, उसको आप याद रखिए। पोषाहार को ऊंच बनाए रखना, अनुच्छेद आपका कितना में है, पोषाहार को ऊंच बनाए रखना 47 में है। आपका 35 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आपका ये हो जाएगा 51 में। उसके बाद आपका 36 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कृषि का जिक्र कितना है, 48। और पशुपालन करेगा, तो ये आपका हो जाएगा 48 के 1। ये दोनों इस बात को ध्यान दें, कृषि कहेगा तो 48 और पशुपालन कहेगा तो 48 का ये आपका होगा। और सबसे ज्यादा बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है इन दोनों से, ग्राम पंचायत से 3 और एक दूसरा है अनुच्छेद आपका 49 राष्ट्रीय स्मारक की रक्षा, जैसे ताजमहल की रक्षा, लाल किले की रक्षा, जितने भी राष्ट्रीय स्मारक जिसको घोषित किया गया है नेशनल, तो उसको बताना है कि किस अनुच्छेद में हुआ था। तो आपका हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन राष्ट्रीय स्मारक की रक्षा, राष्ट्रीय स्मारक की सुरक्षा। राष्ट्रीय स्मारक की सुरक्षा किसमें है, अनुच्छेद आपका ये 49 में है। उसके बाद आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 से ही संबंधित है कि कुछ दशाओं में मतलब स्त्री लोग का जैसे होता नहीं कि प्रसव पीड़ा वगैरह वगैरह कुछ मतलब ये सब होता है, तो उसमें मतलब उनको सुरक्षा दिया जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कमेंट करके कि किस दशाओं में आपका होता है। प्रसूति सहायता आपको बताना है कि किस अनुच्छेद में, ये नीति निर्देशक तत्वों के अंदर में आपका आता है। यहाँ आपको कमेंट करके बताना है कि प्रसूति सहायता किस में आता है। ये थोड़ा सा बिहार पुलिस से थोड़ा सा मतलब ये है
थोड़ा सा ये हो गया। और आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करती है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग, तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 50। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग यानी 50-50, तो आपका ये 50 हो जाएगा। उसके बाद बताना है आपको 40 नंबर क्वेश्चन, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके मतलब निःशुल्क पढ़ाई नीति निर्धारित तत्वों के अंतर्गत में, जो 1 से लेकर के 6 तक के बच्चे होते हैं, 1 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष के बच्चे का माने शिशु का कहिए, शिशु का जो चाइल्ड का कहिए, इसका अनुच्छेद किस में है, नीति निर्धारित तत्वों के अंतर्गत में। ऐसे तो वो आपका 21 के कौन में आ जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन हम लिख रहे हैं कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत में आपका ये 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा, 14 वर्ष तक निःशुल्क, 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा अनुच्छेद 21 के कम है। लेकिन आपको नीति निर्देशक तत्व के अंतर में बताना है कि 1 से लेकर 6 तक के शिशुओं का, इसको आप ऐसे भी याद करें आंगनबाड़ी, हम तो ट्रिक बनाए थे आंगनबाड़ी, तो ये आपको बताना है कि 1 से लेकर 6 तक के बच्चों का किसमें जिक्र है, तो ये आपका जिक्र है अनुच्छेद 45 में। ये तो ये आपका नीति निर्धारक तत्व से जहां से क्वेश्चन पूछता है, ये स्मारक 1 से लेकर 6 तक न्यायपालिका को फॉलो करती है, और ये आपका तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत में हो जाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछेगा तो बना दीजिएगा, पंचायत ये, और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा 51, कृषि 48 और पशुपालन 48 के ए, आपका ये हो जाएगा। आपका ये होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 42 नंबर क्वेश्चन कि उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के द्वारा अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद द्वारा अभिलेख न्यायालय कहा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 129 के द्वारा उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153 में यह है आपका। बताना है बिहार में विधान परिषद की सीटें कितनी है। आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में विधान परिषद की सीटें बताना है, वो कितना है 75। आपको बताना है सहकारिता आयोग का गठन का उद्देश्य क्या था। सहकारिता आयोग के गठन का क्या था, केंद्र और राज्यों के वित्तों के बंटवारा से। किससे संबंधित है, केंद्र और राज्यों के वित्तों के बंटवारा से। केंद्र तथा राज्य के आपका किसे हो जाएगा, पैसा के बंटवारा से। आगे है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका होता है पीएम, प्रधानमंत्री। और योजना आयोग या नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होगा, आपका प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग या नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। बताना है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन बताना, इसी का गठन बताना है 1952 में आपका राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। आपका एक इंपॉर्टेंट है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का गठन कब हुआ था। सामुदायिक कार्यक्रम का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1953 में। ये बिहार दरोगा और बिहार पुलिस में ये क्वेश्चन
2 से 3 बार रिपीट आपका हुआ। और ये सब तो क्वेश्चन बिहार विधान परिषद की सीट है, आप तो ऑलरेडी इसको याद करके ही जाना है, क्योंकि हो सकता है पूछ दे तो आप कैसे बनाइएगा, इसीलिए इसको आपको याद करके ही जाना है। आइए आपका 49 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भाग 4 में भाग अनुसूची 4 बताइए। अनुसूची 4 में क्या राज्यों तथा संघों के बीच में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। राज्यों तथा संघों में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। अनुसूची 4 में क्या राज्यों तथा संघों में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, मतलब राज्य तथा संघ में राज्यसभा कितने कितने कैंडिडेट चुन कर जाएंगे, ये आपका अनुसूची आपका 4 में है। और ये राज्यसभा जो होता है, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं किसके द्वारा चुन के जाते हैं, राज्यों तथा संघ में यदि विधानसभा हो तो उसके सदस्यों के द्वारा जाते हैं। याद रखिएगा कि राज्यसभा के मेंबर कैसे जाते हैं, राज्यों या संघों में जो विधानसभा हो उसके सदस्यों द्वारा इनका चुनाव होता है। अनुसूची 8 आपका 50 नंबर क्वेश्चन हुआ। अनुसूची 8 में क्या है, भाषा का उल्लेख है आपका, और भाषा से आपका 4 क्वेश्चन बनता है आपका। इसमें हम 5-6 क्वेश्चन को आपको कवर करा दे रहे हैं। आपका हो जाएगा 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था आपका, 1967 में। और इसके द्वारा क्या हुआ था, सिंधी को 15वां भाषा के रूप में, संवैधानिक भाषा के रूप में दर्जा मिला। उसके बाद आपका हो जाएगा 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन 71वां संविधान संशोधन 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992 में। और इसमें कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था, इसमें आपका 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी। मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। मणिपुरी इसमें 3 भाषा को रहता, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और 52वां संविधान संशोधन हुआ था, 52वां 92 संविधान संशोधन हुआ आपका। 92वां संविधान संशोधन हुआ, तो इसमें यह कब हुआ था, 2003 में हुआ था आपका 92वां संविधान संशोधन। और इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था टोटल। आपका कौन कौन हो जाएगा, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। अनुसूची 8 में भाषा का जिक्र है। 3 संशोधन, संविधान संशोधन के समय में 14 भाषाएं थी मान्यता प्राप्त संविधान में। उसके बाद में 21वां संविधान संशोधन 1967 में, ये डेट याद रखिएगा, ये बिहार पुलिस में पिछला बार रिपीटेशन इसका क्वेश्चन का हुआ। 1967 में 21वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1967। और ज्यादा पूछेगा तो किस भाषा को जोड़ा गया, तो सिंधी को। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1992 में। किस भाषा को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये तीनों आप इसमें याद रखिएगा। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2003 में। मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। देखिए इसका ट्रिक है, मणि कोने में है, तो म से मणिपुरी, को से कोंकणी, अने से नेपाली। मणि कोने, ने से नेपाली, मणि कोने में है। और इसका है थाली, देखिए यहाँ पर थाली लिखा है, डोगरी यानी टोकरी, बोडो यानी बोडो को थाली या टोकरी में डालो, तो हो जाएगा संथाली, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। इस तरह से आपका लगभग 55-60 क्वेश्चन आपका कवर होता है। बिहार पुलिस के सेट में आपको बताया गया है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, इसको आप याद करके जाइएगा। इन 50 क्वेश्चन में से कम आपका 3 क्वेश्चंस या 2 क्वेश्चंस जरूर ही एग्जाम में आएंगे, ये एकदम फिक्स है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।